हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ पब्लिकेशन के बुक का वन दरोगा प्रैक्टिस सेट, और उसमें आज का ये वीडियो नेक्स्ट होगा प्रैक्टिशन नंबर 2। प्रैक्टिशन नंबर पहला हो चुका है, ठीक है। 26 टॉपिक में से टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो सभी इसमें 100 क्वेश्चन है, आप लोग भी इसको लगाइए और कमेंट में जो इसका आप लोग भी बताइए कि कितना आपका 100 में से कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें मगर पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर, इसका पहला जो प्रैक्टिस सेट हुआ है उसको भी देखिएगा। इसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का अगर हम देखें तो पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है ये बताना है, और इसमें ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण। तो ये एक अभिप्राय, इसका अर्थ होता है पर्यावरण अपकर्ष का। दूसरा है मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, ये भी एक अभिप्राय होता है पर्यावरण अपकर्ष का। और पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन होना, ये भी जो है अपकर्ष का अर्थ निकलता है। तो इस तरीके से राइट आंसर की अगर हम बात करें तो डी पार्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा पहला का डी, ठीक है। पर्यावरण अपकर्ष या फिर पर्यावरणीय अवनयन इसको कह सकते हैं, अवनयन। और इसका अर्थ से मतलब होता है कि पर्यावरणीय गुणों का जो है पूर्ण रूप से निम्नीकरण करना, मानवीय क्रियाकलापों से पर्यावरण में विपरीत परिवर्तन लाना, तथा पारिस्थितिक विभिन्नता के परिणाम स्वरूप जो है पारिस्थितिकी असंतुलन से होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत मानवीय क्रियाकलापों तथा प्राकृतिक प्रक्रम द्वारा जो है स्थानीय, प्रादेशिक तथा विश्व स्तर पर जो है पर्यावरण का एक्चुअली इसमें ह्रास होता है, यानी कि कमी किया जाता है, यानी इसमें हानि होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका राइट आंसर जो होगा डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है, इसमें बताना है आंसर। धारणीय विकास की संकल्पना जो है किससे संबंधित है? धारणीय विकास की संकल्पना की अगर हम बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा अंतरपीढ़ीय साम्यता से संबंधित है। किससे संबंधित है? अंतरपीढ़ीय साम्यता से संबंधित है। वर्तमान पीढ़ी द्वारा जो है अपने विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना कि उनका न्यूनतम क्षरण हो, यानी कि न्यूनतम क्षरण हो, और भावी पीढ़ियां यानी कि आने वाली भविष्य की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों से वंचित ना हो। संक्षेप में धारणीय विकास या सतत विकास ऐसा विकास है जो आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो ये इसका जो है संकल्पना होता है, जिसको अंतरपीढ़ीय साम्यता कहते हैं। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेकिस्टोथर्म पौधे कौन से होते हैं और ये कहाँ पर उगते हैं बताना, ठीक है। हेकिस्टोथर्म जो पौधे हैं ये कहाँ पर उगते हैं, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, हेकिस्टोथर्म पौधों की अगर हम बात करें तो वह पौधे होते हैं जो बहुत कम ताप पर उगते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ये बहुत ही निम्न ताप पर जो है ताप वाले स्थानों पर उगते हैं, उन्हें हेकिस्टोथर्म पौधे कहते हैं। और ऐसे पौधे में जो है मांस, ठीक है, मांस नहीं, मांस, ठीक है, मांस तथा लाइकेन जो प्रकार के पौधे मुख्य रूप से शामिल किए जाते हैं। ये मुख्यतः आर्कटिक एवं अंटार्कटिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं इस प्रकार के पौधे। और ये पौधे बहुत कम ताप पर उगते हैं, व लंबे समय तक जो है अंधेरे में रह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या? सी पार्ट करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित जैवमंडल रिजर्व में से कौन सा गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? जितने भी जैवमंडल रिजर्व हैं उसको ये जरूर जो है जान लीजिए कि कौन सा कहाँ पर है स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गारो पहाड़ियों पर कौन सा रिजर्व फैला हुआ जैवमंडल? तो वो है नोकरेक जैवमंडल, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नोकरेक जैवमंडल जो है ये गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है। और ये नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान भी है जो भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय राज्य में जो है स्थित है। और कहाँ पर? पश्चिमी गारो हिल्स जिले में, ठीक है। पश्चिमी गारो हिल्स जिला है, वहाँ पर जो है स्थित है। और ये यूनेस्को ने इस उद्यान को, यानी कि इस पार्क को जो है 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व के अपने वैश्विक नेटवर्क में इसको शामिल किया था, ठीक है। तो ये कुछ बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में जो है सही नहीं, इनमें से बताना है। कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठकों से युक्त होता है, सही है, ठीक है। जैविक संगठक और अजैविक संगठक ये क्या होते हैं? तो मैं थ्योरी का पार्ट करा रहा हूँ, आप उसको प्लेलिस्ट बना दें, आप लोग वहाँ से उसको थ्योरी का पोर्शन जरूर देखिएगा। इसमें जैविक और अजैविक को विधिवत रूप से बताया है, ठीक है।
तो ये क्या है, ये सही है। पारिस्थितिक तंत्र के विषय में ये दोनों संगठकों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं उत्पादकता होती है, ये भी सही है। ये एक बंद तंत्र होता है, गलत है, ठीक है। ये एक खुला तंत्र होता है, बंद तंत्र नहीं होता, ये खुला तंत्र होता है। और यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी सही है। तो जो इसमें गलत बताना था ऑप्शन, तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए, इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर, ठीक है। आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर, यानी कि अगर हम बात करें अमेजन वर्षा वनों की, टैगा वन की और भारतीय मानसून की अपेक्षा, तो अमेजन वर्षा वन जो है वो टैगा वन और भारतीय मानसून की अपेक्षा आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादरों पर सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है। और वैश्विक तापन के लिए कुछ ग्रीन हाउस गैसें जिम्मेदार हैं। उसमें क्या क्या आता है, उसमें सबसे पहले जलवाष्प आता है, ग्रीन हाउस गैसों में जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि CO2 है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC कहते हैं, मीथेन है, CH4 है, ये सब गैसें जो है शामिल हैं। इन गैसों के कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तो आती हैं लेकिन वह वापस नहीं जा पाती हैं, जिससे वायुमंडल में ऊष्मा की मात्रा बढ़ जाती है और जिसके कारण सबसे पहले तापन का प्रभाव ग्लेशियरों पर पड़ता है और वह पिघलने लगते हैं। तो करेक्ट आंसर ए पार्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न इसमें बताना है कि किसी जीव का पारिस्थितिकीय निकेत किससे संबंधित है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने बताया हुआ है, आप थ्योरी पोर्शन जरूर देखिएगा। इसमें अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, जीव के विशिष्ट प्राकृतिक वास से संबंधित होता है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? तो इनमें से अगर हम वृक्षारोपण में विशिष्टता की बात करें तो वालपराई नगर जो है ये वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है। ये कोयम्बटूर जिले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? कोयम्बटूर जिला में स्थित एक तहसील और एक पर्वतीय पर्यटन स्थल है। कोयम्बटूर के कौन सा? ये तमिलनाडु के जिले में, ठीक है। तमिलनाडु राज्य के जिला कोयम्बटूर में ये पड़ता है क्षेत्र। एक पर्यटन स्थल है और ये अन्नामलाई की पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। ये हरे भरे पहाड़ और जंगलों से समृद्ध भी है। यह नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है। हरे भरे पहाड़ एवं खूबसूरत जंगलों की अधिकता के कारण इसे 7वां स्वर्ग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिघटना में उत्पादन, परभक्षण, पोषक रूपांतरण तथा ऊर्जा और पदार्थों का जो है अंतर्वाह और बहिर्प्रवाह जो है जैसे प्रक्रम शामिल है? इसमें कौन सी परिघटना में सारी चीज़ें शामिल है बताना है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। जैव भू रासायनिक चक्र जो होता है इसमें सभी चीज़ें आती हैं, तो करेक्ट आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? तो देखिए इम्पैक्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जो है वनों को काटना जो होता है ये पारिस्थितिक संतुलन नहीं बनाता, ठीक है। इससे पारिस्थितिक क्या होता है? ह्रास होता है, पर्यावरण ह्रास होता है, पर्यावरण में कमी होती है। तो इस तरीके से इसका आंसर पार्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमें विचार करना है तथा उनको कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। यानी मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, हाथी परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर, वन महोत्सव, ये तीनों चारों अगर आपको पता होगा कब कब स्टार्ट किया गया तभी इसका जो है कालानुक्रम अनुसार इसको सेट कर सकते हैं। तो वन महोत्सव की बात करें तो ये 1950 में स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था? ये 1973 में स्टार्ट किया गया था। हाथी परियोजना की बात करेंगे तो ये स्टार्ट हुआ था 1992 में, ठीक है। इसके अलावा मगरमच्छ प्रजनन परियोजना की बात करेंगे तो ये 1975 में स्टार्ट किया गया था। तो इस तरीके से आप जब इसका डेट आपको पता हो गया तब आप इसको विकल्प के अनुसार जो है इसको सजा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें इसमें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1950 में हुआ था वन महोत्सव। इसके बाद फिर आएगा इसमें क्या, 1950 के बाद आएगा 1973 प्रोजेक्ट टाइगर, फिर 1975 मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, इसके बाद सबसे लास्ट में हाथी परियोजना। यानी कि 4-3-1-2, 4-3-1-2 जिसमें आएगा वही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। अगला प्रश्न है, मिजोरम में स्थित फवांगपुई राष्ट्रीय उद्यान अन्य किस नाम से जाना जाता है इसको? तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको अन्य नाम से अगर हम बात करें तो ये नीला पर्वत के नाम से जाना जाता है, नीला पर्वत उद्यान के नाम से। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। यह है भारत की लुसाई पर्वतमाला और मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है पूर्वोत्तर भारत की। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सुमेलित करना है, इधर राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है, इधर राज्य दिया गया है, ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है? मानस
राष्ट्रीय उद्यान असम में पड़ता है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पड़ता है, तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में है। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। तो इस तरीके से मिलान करने को आएगा, तो आपको सभी राष्ट्रीय उद्यान 106 रटे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें मिलान करना है, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, तो बांधवगढ़, पन्ना और माधव ये सब मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके अलावा बांदीपुर की बात करेंगे तो एक कर्नाटक में है, ठीक है। अंसी, बांदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल या राजीव गांधी नेशनल पार्क सब कर्नाटक में पड़ता है। रोहिला रोहिला नेशनल पार्क की अगर हम बात करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और गिर कहाँ पर है, गुजरात में गिर नेशनल पार्क। तो गिर जो है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से मिलान भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो प्रश्नकाल के दौरान अगर हम देखेंगे तो ये राजाजी टाइगर जो है नेशनल पार्क है, जिसे हाल ही में घोषित किया गया था 2015 में, ठीक है। राजाजी कहाँ पड़ता है, ये उत्तराखंड का नेशनल पार्क है और इसको 2015 में जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है। और अगर हम बात करें अभी टोटल वर्तमान समय में, तो भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं। कितने हैं, 53 टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न सुमेलित करना है इसमें, ठीक है। गिर वन किस राज्य में है, तो गिर वन की अगर हम बात करेंगे तो ये गुजरात राज्य में पड़ता है। इसका A का 4 हो जाएगा। भरतपुर बर्ड सेंचुरी की बात करें तो राजस्थान राज्य में है। बांधवगढ़ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा ये असम में पड़ता है। तो इस तरीके से मिलान करने के लिए आएगा। और असम का काजीरंगा अभ्यारण्य जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो पाखुई की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। आंसर इसका A पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पाखुई कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। पक्के टाइगर रिजर्व के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान और हैं, नामदफा और माउलिंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है। बखीरा पक्षी विहार की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, A पार्ट। बखीरा कहाँ पर है, बस्ती में, आंसर A पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उन्नाव में कौन सा है, उन्नाव में है नवाबगंज पक्षी विहार, ठीक है ना। उन्नाव में क्या है, नवाबगंज पक्षी विहार। और बखीरा बस्ती में पड़ता है। इसमें वर्तमान में अगर देखा जाए तो संत कबीर नगर इसको कहते हैं, संत कबीर नगर में पड़ता है। तो संत कबीर नगर भी याद रखिएगा, ठीक है। संत कबीर नगर भी याद रखिएगा। गोंडा में कौन सा पक्षी विहार है, तो गोंडा में अगर हम बात करेंगे तो पार्वती अर्घा पक्षी विहार है, ठीक है। और इसके अलावा रायबरेली में समसपुर पक्षी विहार है। हरदोई में सांडी पक्षी विहार है। मैनपुरी में समान पक्षी विहार है। गौतम बुद्ध नगर में ओखला पक्षी विहार है। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है, ठीक है। और महोबा हमीरपुर में विजय सागर पक्षी विहार है। एटा में अगर हम बात करें तो पटना पक्षी विहार है। और बलिया में सुरहा ताल पक्षी विहार है। आगरा में सूर सरोवर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है बताना है, ठीक है। तो चलिए, पहला इसमें दिया गया है कि ये यूरोपीय संघ की पहल है। दूसरा दिया गया है ये लक्षित विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तीसरा, इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान यानी कि WRI और धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद यानी कि WBCSD द्वारा किया जाता है। अब 3 इस तरीके से इसमें कथन दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है कि कौन कौन से कथन सही है, ठीक है। तो ये कूट इस तरीके से दिया गया है, बताना इसमें केवल 1 व 2 सही है कि केवल 3 सही कि या तीनों सही हैं। तो इसमें देखिए, अगर हम बात करें ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस की, ठीक है, यानी कि जिसको हम GCCA कहा जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में, तो ये पहला सही है, ये यूरोपीय संघ की पहल है। और इसमें दूसरा भी सही है, ठीक है। तीसरा इसमें गलत है। अगर हम बात करें इसमें गलत की, तो GCCA राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संवाद एवं सहयोग के लिए जो है यूरोपीय आयोग द्वारा स्थापित चैनलों के माध्यम से कार्य करता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका समग्र उद्देश्य है कि यूरोपीय संघ एवं गरीब विकासशील देशों के बीच जलवायु परिवर्तन पर एक नया गठबंधन बनाना है जो कि सबसे अधिक प्रभावित है तथा जिनके पास जो है जलवायु परिवर्तन से निपटने की सबसे कम क्षमता है। तो इसका ये खास मकसद है। तो 1 व 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, A पार्ट 1 व 2। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन जो हुआ 2009 में उसका क्या परिणाम हुआ ये बताना है, ठीक है। कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन 2009 की अगर हम बात करें तो इसमें जो परिणाम है वो हुआ था सहभागियों द्वारा CO2 उत्सर्जन पर सहमति बनी थी। आंसर A पार्ट हो जाएगा, ठीक है। UNFCCC का COP15
ठीक है। COP15 का सम्मेलन जो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है वहाँ पर हुई थी दिसंबर 2009 में, उसी को कोपेनहेगन सम्मेलन कहा जाता है 2009 का। इसको COP15 के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें से क्या बना था परिणाम, इसमें सहमति बनी थी कि कार्बन उत्सर्जन पर जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर सहमति बनाई गई थी। तो करेक्ट आंसर ये पार्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 से अधिक देशों व समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये 21 जून 1996 को प्रभावित हुआ था। आंसर इसका जो होगा वो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसमें जो है 197 कंट्रीज़ के द्वारा जो है इस कन्वेंशन की जो है क्या की गई थी, पुष्टि की गई थी। अगला क्वेश्चन, वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। तो वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश बना है नॉर्वे। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्वे प्रथम देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून केंद्र की स्थापना की है, और वो कहाँ पर स्थापना की गई है, तो वो चेन्नई में किया गया है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, चेन्नई में जैव विविधता नीति और कानून के केंद्र की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा जैव विविधता नीति और कानून के संदर्भ में व्यावसायिक दक्षता और सामर्थ्य अर्जित करना। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तो भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है, इनमें से बताना कि किसका जो है कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है। तो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखो वन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई थी 2021 की, उसको जरूर देख के जाइएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, हरियाणा का इसमें से सबसे कम है। सर्वाधिक अगर वनावरण की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम अगर बात करें तो हरियाणा में 1603 वर्ग किलोमीटर सिर्फ वन पाया जाता है, हरियाणा में सबसे कम है। 16 वन का संबंध किससे है, 16 वन के संबंध की अगर हम बात करें तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 16 वन। नीलगिरी, अन्नामलाई और पारिनी की पहाड़ियाँ जो पाई जाती हैं शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को 16 वन के नाम से जाना जाता है। तो ये दक्षिणी प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से संबंधित है। ठीक है, और ये वन सतपुड़ा तथा मैकाल श्रेणियों में भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। तो इन तीनों का संयोजन किस क्षेत्र में है ये बताना है। तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये संयोजन मिलता है। आंसर इसका टी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को मिलान करना। सूची देखते हैं, सूची में एक जगह स्थान दिया गया है इसमें, और उसके दूसरे साइड में दिया गया है सामान्य वनस्पति प्रकार। पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो पश्चिमी घाट की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय सदाहरित। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाएगा तो हिमाचल प्रदेश में हिमालयी आर्द्र वन पाया जाता है। हरियाणा और पंजाब की अगर हम बात करें तो यहाँ उष्णकटिबंधीय कंटकी वन पाया जाता है। छोटा नागपुर पठार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो इस तरीके से यह मिलान करना होता है, जो कि इसमें अगर देखेंगे तो ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी की मेघ बकरियाँ किस पार्क में पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है नीलगिरी की मेघ बकरियाँ। और ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर बताना। तो मेघ बकरियों का सर्वाधिक सांद्रण अगर की बात करेंगे तो ये इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में है। आंसर होगा इसका ए पार्ट। ठीक है, इराविकुलम। थोड़ी बहुत संख्या ये पेरियार आरक्षित क्षेत्र में भी पाई जाती है। कहाँ पर है ये, तो ये केरल राज्य में। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है, इनमें से रोपाई की अगर हम बात करें तो उसमें धान की रोपाई होती है ना। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। विकल्प में अगर देखें सरसों, गेहूं, मक्का की बुआई जो फसलें हैं, जबकि धान की क्या होती है, रोपाई होती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब जूट की खेती की अगर हम बात करेंगे इसमें तो देखिए, जूट की खेती के बारे में कथनों पर विचार करना है, इसमें से बताना कैसे ही कथन। जूट एक रबी फसल है। ठीक है, जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है, और भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित है। अब इसमें कौन कौन सा सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में। तो अगर हम देखेंगे तो जूट की रबी फसल जो दिया गया है गलत है। जूट जो है ये खरीफ फसल है, खरीफ फसल का उदाहरण है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा इसमें सही है। ठीक है, इसके लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत होती है, जो कि बुआई किया जाता है इसका जून जुलाई में, काटा जाता है इसको अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे उच्च तापमान और सहित आर्द्र जलवायु आवश्यक है, जो कि इसी क्षेत्र में इसी समय मिलता है। और भारत की जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्रों तक ही सीमित है। तो और इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले स्थान पर कौन सा राज्य आता है, तो पश्चिम बंगाल आता है। तो दूसरा और तीसरा इसमें से सही है, बाकी पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल चक्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है।
गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, पहला है। और दूसरा है फलीदार फसल के बाद बिना फल वाली फसल लेनी चाहिए, दूसरा है। तो इसमें से बताना है कि फसल चक्र के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से सही है, ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए फसल के चक्र के संबंध में, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, पहला गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी पार्ट हो जाएगा। फसल चक्र की अगर हम बात करें तो सिद्धांत के अनुसार एक उत्तम फसल की उत्पादकता प्राप्त करने के लिए जो है कुछ पद्धतियों को अपनाते हैं, जिसमें होता है कि उथली जड़ वाली फसलों के बाद जो है गहरी जड़ वाली फसल उगाना चाहिए, ठीक है। इस यहाँ पे लिखा है गहरी जड़ वाली फसलों के साथ उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए जो कि फसल चक्र के लिए अनुकूल नहीं है, ठीक है। फलीदार फसलों के बाद जो है बिना फली वाली फसल उगानी चाहिए, और अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों के बाद कम जल की आवश्यकता वाली फसलों को उगाना चाहिए, ये भी फसल चक्र का एक नियम है। अब कथन में जो है ये दोनों देकर ये तीसरा दे सकता है। इसके अलावा चौथा भी दे सकता है, जिसमें है कि कृषि साधनों का प्रयोग क्षमतापूर्वक ढंग से करना चाहिए। इसके अलावा चौथा भी दे सकता है कि अपर्दन प्रभावित क्षेत्रों में फसल चक्र में आच्छादित फसलों का समावेश होना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ इसमें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं जो कि याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सुमेलन का नहीं है, ये बताना है कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है सही रूप से। स्थानांतरण दिया गया है और राज्य दिया गया, ठीक है। कृषि का नाम दिया गया है पोंडू। पोंडू की बात करेंगे तो स्थानांतरण कृषि के अगर हम बात करेंगे तो ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश भी याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में भी ये फैला हुआ है, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत हो जाएगा, अगर आंध्र प्रदेश होगा तो आंध्र प्रदेश, नहीं तो उड़ीसा। मासा की अगर हम बात करेंगे तो मासा जो है ये यही गलत है, हमें सही नहीं है जो मिलाना था, और यही हमें मिल गया। मासा की अगर हम बात करेंगे तो मासा पहला है मध्य प्रदेश क्षेत्र में। कहाँ पर है मासा कृषि? मध्य प्रदेश में ज़्यादा की जाती है मासा कृषि। तो इस तरीके से हो जाएगा। और अगर हम बात करें केरल तो ये पूनम में है, इसको बीवार और पेंडा भी कहते हैं इस कृषि को। झूम की कृषि असम के क्षेत्र में है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। तो कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपर्दन अधिकतम तीव्रता से होता है? तो इसमें अगर देखा जाए तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। सोरघम के पौधे उगाने से भूमि का जो है अपर्दन तीव्रता से होते हैं। मृदा अपर्दन यानी कि मृदा का क्षरण एक भौतिक क्रिया होती है जिसके द्वारा मृदा पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिए जाते हैं, और मृदा की ऊपरी परत मुख्यतः वायु तथा जल के माध्यम से स्थानांतरित हो जाती है, और इसी को जो है मृदा क्षरण कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये सोरघम का पौधा अर्थात इसको ज्वार के पौधों की जड़ों के द्वारा मृदा के आंतरिक संगठन को ढीला कर दिया जाता है, ठीक है। तो फलस्वरूप क्या होती है? भूमि का अपर्दन अधिक तीव्रता के साथ होने लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोरघम। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता की बात करेंगे तो निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु होना चाहिए। तो आंसर इसका जो होगा वो डी पार्ट हो जाएगा। ये इसकी एक विशेषता है, ठीक है। इस जलवायु प्रदेश में उच्च ताप क्रम होना चाहिए, और उच्च आर्द्र की दिशाएं सही विद्यमान नहीं होती, ठीक है। और इस जलवायु प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर होता है। 5 डिग्री या 10 डिग्री से प्रारंभ होकर 15 डिग्री या 20 डिग्री अक्षांश तक पाया जाता है। और इस जलवायु में तापमान में भिन्नता की दृष्टि से यहाँ पर 3 मौसम, शुष्क शीत मौसम, उष्ण शुष्क मौसम और उष्ण तर मौसम, इस प्रकार 3 मौसम पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में मिलान करना है। प्रदेश दिया गया है और जलवायु के प्रकार दिया गया है। अब इसे मिलान करना है। कैलिफोर्निया में किस प्रकार की जलवायु प्रकार है? तो कैलिफोर्निया में अगर देखा जाए तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रकार की यहाँ पर है। तो इस तरीके से का पहला हो जाएगा, पहला का ये हो जाएगा, ठीक है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर उष्ण मरुभूमि यहाँ पे अधिकतर है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरीके से जाए। बांग्लादेश में किस प्रकार की जलवायु है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसून है, ठीक है। और साइबेरिया में शीतोष्ण है। तो आपका आंसर इस तरीके से इसमें बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता कहाँ पर मिलती है? तो प्राणी और पादप में पौधे। तो इसमें अगर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में मिलती है, ठीक है। ये एक ऐसा वन क्षेत्र होता है जहाँ जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर होता है। और इसमें अगर देखें तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका, मैक्सिको तथा प्रशांत महासागरीय द्वीपों तक ये फैला हुआ है, ठीक है। इसमें प्राणियों और पौधों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले सूची में हमें मिलान करना है,
ठीक है। इसे इमारती लकड़ी है और देश दिया गया। देवदार की इमारती लकड़ी किस देश में पाए जाते हैं? तो देवदार की इमारती लकड़ी कनाडा देश में पाई जाती है बहुतायत। डगलस फर जो लकड़ी है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये मैक्सिको में मिलता है, ठीक है, मैक्सिको देश में। महोगनी लकड़ी की बात करेंगे तो ये होंडुरास देश में प्राप्त होता है। और सागौन की बात करेंगे तो ये म्यांमार में अधिक पाया जाता है। तो इस तरीके से इसमें मिलान करना है और इसका आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र को बड़े शिकारों की भूमि का नाम दिया गया है? इसमें से इसका आंसर क्या होगा? तो बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है सवाना पारिस्थितिक तंत्र को। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। सवाना का सामान्य अर्थ उस वनस्पति समुदाय से होता है जिसमें धरातल पर जो है आंशिक रूप से शुष्कानुकूलित शाकीय पौधे की प्रधानता होती है। सवाना बायोम प्रदेश में जो है विस्तृत घास के क्षेत्र जंतुओं की में गतिशीलता अधिक होती है तथा इस प्रदेश में चरने वाले जंतुओं की सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। अब यहाँ अगर देखा जाए तो जेब्रा है, ठीक है, जिराफ है, हिप्पोपोटेमस है और हाथियों के बड़े बड़े झुंड पाए जाते हैं। इसलिए इसे सवाना प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जानते हैं। मृदा अपरदन रोका जा सकता है किसके द्वारा? तो मृदा अपरदन वनारोपण से नहीं रोका जा सकता है, रोका जा सकता है वन को आरोपण यानी वन को लगाने से, पौधों को लगाने से रोका जा सकता है। तो करेक्ट आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। गर्म रेगिस्तानों तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं लोएस मृदा। क्या कहते हैं? लोएस मृदा कहते हैं। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। वनोन्मूलन का दुष्परिणाम क्या है? तो वनोन्मूलन का दुष्परिणाम की बात करेंगे तो मृदा अपरदन में सर्वाधिक वृद्धि होगी। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में जो है सभी प्रजातियां किससे जुड़ी होती हैं? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो खाद्य जाल में जुड़ी होती है। किस में जुड़ी होती है? खाद्य जाल से जुड़ी होती है। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें यानी कि गलत कौन सा कथन है? ऑप्शन चारों दिए गए हैं आपको, इसमें तो बताना है गलत कथन। तो अकार्बनिक पोषक तत्वों का पारिस्थितिक तंत्र में पुनर्चक्रण होता है, सही है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कार्बन कार्बन बंध के रूप में होता है, भी सही है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पुनर्चक्रण होता है, गलत है। पुनर्चक्रण नहीं होता ऊर्जा का, तो यही आपका राइट हो जाएगा जो कि गलत है, बाकी सारे सही है, ठीक है। श्वसन क्रिया में ऊर्जा उद्गमित होती है, ये भी सही है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने किया था 1935 में, याद रखिएगा, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इकोसिस्टम को पारिस्थितिकी तंत्र, याद रखिएगा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा होता है, प्रयोग होता है? तो वो होता है सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा कराया जाता है, जो कि प्राकृतिक नहीं होती, प्रकृति के द्वारा नहीं होती, ये मानव के द्वारा बनाया गया अगर वर्षा होता है। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जैविक पर्यावरण में क्या शामिल है? जैविक पर्यावरण में शामिल की बात करेंगे तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीनों शामिल हैं। आंसर इसका जो हो जाएगा वो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने प्रथम प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे प्रख्यापित किया गया है उसको क्या कह सकते हैं? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो है जल अधिनियम। क्या किया गया था? भारत में प्रथम प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे जल अधिनियम के रूप में जाना जाता है। और जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974, जिसे बाद में जो है जल अधिनियम कहा गया। तो इस तरीके से राइट आंसर जो होगा आपका ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वायु प्रदूषण अधिनियम की बात करेंगे तो ये आया था 1881 में। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया, ठीक है। और ध्वनि प्रदूषण अधिनियम जो आया ये 2000 का। तो इस तरीके से भी कुछ बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करने की निम्नलिखित में कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? इनमें से तो इसमें से अगर देखा जाए तो वो है जैविक खेती जो होता है वो कृषि के जो ये होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको कहते हैं। ये कृषि की एक विधि होती है जो संश्लेषित उर्वरक और संश्लेषित कीटनाशक का अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग किया जाता है इसमें, जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट खाद आदि का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या करता है? पर्यावरण संरक्षण में सहायक होता है, ठीक है। तो आंसर डी पार्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र तथा प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव तथा प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद कौन सा है? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा स्वस्थानीय संरक्षण। उसको क्या कहते हैं? स्वस्थानीय संरक्षण, यानी कि इसको इंग्लिश में इन सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? इनमें से वन उत्पाद इनमें से कौन सा एक नहीं? तो कैरोसिन जो ऑयल होता है ये वन से नहीं मिलता, बाकी सारे इसमें गोंद, प्लाईवुड, लाख यानी कि लाह जिसको कहते हैं, ये सब वन उत्पाद सामान है, ठीक है।
जो वन से प्राप्त होने वन उत्पाद कहते हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमाटी बांध जल विवाद से संबंधित राज्य कौन सा है इसमें से? अलमाटी बांध की अगर हम बात करें तो इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र सम्मिलित हैं, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यह बांध किस नदी पर बना है? तो यह बांध कृष्णा नदी पर बना है, ये भी याद रखिएगा, कृष्णा नदी पर बना है। इसमें जो है ये महाबलेश्वर, कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है, उसके बाद बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें देखिए, एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और एक बच्चे होते हैं। एक हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक ही एक झुंड में होते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। इसमें क्या सही है? सही की अगर हम बात करें तो इसमें सी और डी सही है, ए और बी गलत है। ठीक है, इसमें दिया गया है कि एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और बच्चे होते हैं, जो कि गलत है। अगर हम बात करें तो एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होती हैं, और हाथी जो है 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वह एक झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया था, 4 से 5 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते, तो ये भी गलत हो जाएगा। बाकी दोनों सही है, सी और डी, तो आंसर इसका सी और डी, सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं? इनमें से खरीफ फसलें, इसमें अगर देखा जाए गेहूँ, मूंगफली, मक्का, धान, अलसी, 4 दिया गया, इसमें से बताना खरीफ फसल कौन सा नहीं है। तो अलसी की अगर हम बात करें तो ये खरीफ फसल नहीं होता, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, खरीफ फसलों में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तिल, कपास, अरंडी, अरहर, सनई, जूट, ग्वार, इस तरीके से आते हैं खरीफ फसलें। रबी फसलों की बात करें तो गेहूँ, जौ, चना, सरसों, जई, बरसी, मसूर, अलसी, ठीक है, आलू, तंबाकू, चुकंदर, तो अलसी जो आता है ये आपका रबी फसल के अंतर्गत आता है। जायद फसलों में वही जो सलाद में चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, मूंग, कद्दू, तोरई, ये सब जायद की फसलें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक धारणीय कृषि प्रणाली कौन कौन सी है इसमें से? तो बी पार्ट हो जाएगा LEISA, ये जो है ये वाणिज्यिक सर्वाधिक धारणीय कृषि प्रणाली है। ठीक है, LEISA जिसको कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म की बात करें तो लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसका फुल फॉर्म होता है। यह कृषि की एक ऐसी पद्धति है जिसमें कम से कम लागत लगाकर हम टिकाऊ खेती करते हैं, जिससे हमारे भूमि की उर्वरा शक्ति होती है वो बनी रहे तथा उत्पादन ज़्यादा हो। ठीक है, इसे कृषि के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान आदि में भी अपनाया जाता है, जिसे सम्मिलित रूप से एग्रो फार्मिंग कहा जाता है। तो सर्वाधिक धारणीय कृषि प्रणाली जो है वो लीजा है, जिसको LEISA कहते हैं, फुल फॉर्म इसका है लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना, निम्नलिखित में से कौन अंतर्वर्ती फसल है? इसमें से अंतर्वर्ती फसलों की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा, मूंग जो है वो अंतर्वर्ती फसल है। अंतर्वर्ती फसल क्या है? तो इसका अर्थ होता है कि मुख्य फसल के बीच में कम अवधि वाली कोई फसल होना, जिससे मुख्य फसल का उत्पादन भी प्रभावित नहीं होता, तो उसे अंतर्वर्ती फसल कहते हैं, जैसे कि मूंग। ठीक है, अरहर प्लस मूंग ये किसका उदाहरण है? तो अरहर प्लस मूंग की अगर हम बात करेंगे तो ये अंतः फसली का उदाहरण है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी अंतः फसली के बारे में बात की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भूक्षरण और आकलन करने हेतु सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो भूक्षरण का आकलन करने हेतु सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण ये दिया गया था बिस्मियर एवं स्मिथ के द्वारा, तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा के द्वारा मृदा अपर्दन मृदा के किस रूप में बदलाव लाकर मृदा को हानि पहुंचाता है? इनमें से बताना है। तो अगर हम बात करें इसमें तो वायु अपर्दन प्रायः तेज वायु वेग वाले शुष्क और वनस्पति विहीन क्षेत्रों में होता है, और इसमें अगर हम बात करें तो मृदा रचना, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मृदा रचना के रूप में बदलाव लाकर मृदा को हानि पहुंचाता है। बागवानी एकीकृत विकास मिशन किसके द्वारा प्रायोजित है? तो ये अगर हम बात करें MIDH जिसको कहते हैं मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो बागवानी क्षेत्र को कवर करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा ये प्रायोजित है। ठीक है, इसे 2014-15 में लॉन्च किया गया था। भारत में व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थित अभियान के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है? तो भारत में व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थित अभियान, ठीक है, के लिए जो है केंद्रित कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है, उसका नाम है नेफेड, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, नेफेड। ठीक है, नेफेड की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1958 में किया गया था। नेफेड का फुल फॉर्म अगर बात करें तो ये राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थित अभियान कार्यान्वयन जो है के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी बनाया गया। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि उत्पादों के
बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है इनमें से बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित करते हैं? तो यह किया जाता है राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के द्वारा। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? वेदिका कृषि, वनोन्मूलन, उष्णकटिबंधीय जलवायु, इनमें तीनों से बताना है सही उत्तर क्या होगा। तो अगर हम देखें भारत में मृदा अपक्षय की समस्या जो है इन तीनों से संबंधित है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट 1, 2 एंड 3। ठीक है, इन तीनों से संबंधित है। सॉरी, इसका राइट आंसर जो होगा इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, केवल 2 वनोन्मूलन से संबंधित है। वनोन्मूलन से मृदा अपक्षय की समस्या सबसे ज़्यादा है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, केवल 2। ठीक है, तो बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा और एक गंभीर समस्या है भारत के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जो है जल यानी कि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 की कौन सी धारा के तहत किया गया था, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट, धारा 3 के अंतर्गत ये किया गया था। याद रखिएगा इसको ऐसे ही सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं, उनसे में कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो हिमालयी वनस्पति ऊंचाई और जलवायु दशा दोनों के अनुसार भिन्न होती है, सही है। हिमालय में पाए जाने वाले मुख्यतः 2 प्रकार के उष्णकटिबंधीय वन है। पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी पार्ट हो जाएगा 1 एंड 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है, गेहूं की अच्छी खेती के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक समुच्चय आवश्यक है, इनमें से बताना है। ठीक है, गेहूं की अच्छी खेती के लिए, तो गेहूं की अच्छी खेती के लिए मध्यम ताप होना चाहिए और मध्यम वर्षा होनी चाहिए। करेक्ट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 15, अगर हम बात करें गेहूं के बोते समय तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, बढ़ते समय 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और पकते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आदर्श माना जाता है। तो यह जो है किस फसल का जो कृषि के अंतर्गत आता है? तो रबी का फसल कृषि के अंतर्गत आता है, रबी की फसलें हैं। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? इनमें से बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो वो चाय है। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बराक घाटी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये असम और मणिपुर में है। असम और मणिपुर में स्थित है, जो अपने चाय बागानों के लिए फेमस है। और बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है और वही बराक घाटी में चाय की खेती की जाती है। समानांतर फसल का एक उदाहरण क्या है, इनमें से बताना। समानांतर फसल के उदाहरण तो बी पार्ट हो जाएगा, गेहूँ प्लस सरसों। देखिए जितनी प्रकार की फसलें हैं इनके कुछ आए ना आए, लेकिन इनके उदाहरण जरूर आना चाहिए। उदाहरण ही पूछ लेगा आप नहीं कर पाएंगे। और समानांतर फसल के उदाहरण गेहूँ प्लस सरसों। ठीक है, यानी समांतर फसल में क्या होता है कि पौधों को बिना हानि पहुंचाए एक नई अतिरिक्त फसल उस खेती से ली जा सकती है, जैसे कि गन्ने की फसल में आलू, प्याज एवं धनिया उगाना और गेहूं के साथ सरसों उगाना। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं समानांतर खेती। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फसली कृषि विशेषता है, किस प्रकार की विशेषता है? तो एक फसली कृषि विशेषता की अगर हम बात करेंगे तो व्यापारिक अन्य कृषि की विशेषता है। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस कृषि में एक फसल का उत्पादन करते हैं। कथन ए दिया गया है कि भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई, और इसका कारण दिया गया है कि भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। अब इसे बताना है कि दोनों क्या है, सही है कि गलत है, कि क्या है क्या नहीं है। तो अगर हम देखें तो ये जो है हरित क्रांति के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो हरित क्रांति के फलस्वरूप जो है खाद्यान्नों में उत्पादन वृद्धि तो हुई है, तो कथन सही है। ठीक है, और बाद में फिर हरित क्रांति के बारे में दिया है कि इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि भी हुई, तो ये भी सही है। लेकिन ये एक दोनों का क्या करते हैं कि व्याख्या नहीं करते। तो सही तो दोनों है लेकिन व्याख्या नहीं करते, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें बी पार्ट हो जाएगा। ए आर दोनों से, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। हरित क्रांति के बारे में अगर हम बात करें तो खाद्यान्न के उत्पादन से संबंधित है ये क्रांति। ठीक है, और ये खासकर कहाँ कहाँ पर? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है गेहूं सहित अन्य खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि देखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इसमें से बताना है कौन सा सही सुमेलन दिया गया है। आर्द्र शीत ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु जो है इटली में पाई जाती है, तो ये सही है। आपका यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये इटली में पाया जाता है। और इटली जो है यूरोप के दक्षिणी भाग में स्थित एक प्रायद्वीपीय देश है। यह उत्तर में स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और पूर्व में एड्रियाटिक सागर तथा टिरहेनियन सागर से घिरा हुआ है। यहाँ की जो है शीत ऋतु आर्द्र तथा ग्रीष्म ऋतु जो है शुष्क होती है। भारत की तरह इटली भी जो है कृषि प्रधान देश है, इसी कारण इसे यूरोप का भारत भी कहा जाता है।
मध्य चिली भूमध्य सागरीय एवं सूडान जो है सवाना तुल्य जलवायु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है में फिर कथन और कारक दिया गया, देखते हैं। कथन दिया गया है कि भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रदेशों में जाड़े के महीनों में वर्षा होती है, और कारण दिया गया है कि भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रदेश गर्मी के महीनों में गर्म शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। अब इसमें बताना है कि सही है या फिर व्याख्या करता है कि व्याख्या नहीं करता, या फिर ए सही है आर गलत है, या फिर आर सही है ए गलत है। इसमें अगर हम देखें तो देखिए, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों में जाड़े के महीनों में वर्षा होती है तो सही है। ठीक है, जाड़े के महीनों में वहाँ अक्सर वर्षा होती है। भूमध्य सागर के चारों ओर 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ साथ पाई जाती हैं ये भूमध्य सागरीय जलवायु, जहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, और यह जो है क्षेत्र प्रदेश जो है गर्मी के महीनों में गर्म शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में भी रहते हैं, तो यह भी सही है। तो सही तो दोनों है, लेकिन व्याख्या नहीं करता, तो आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के वृक्षों में पुष्ता जड़ें यानी कि बटरेस रूट्स होती हैं, क्यों होती हैं ये बताना है। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वृक्षों में पुष्ता जड़ें जो होती हैं वह पुष्ता जड़ों को दृढ़ काष्ठ का बलकृत जलोड़क यानी कि मैकेनिकल लोड वहन करना पड़ता है, इसलिए होती हैं, तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम कौन सा है इसमें से? न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम की अगर हम बात करेंगे तो वो है टुंड्रा प्रदेश। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश जो है ध्रुवों के निकट स्थित है, इसलिए यहाँ बहुत सर्दी पड़ती है और भूमि बर्फ से ढकी रहती है। ठीक है, ऐसी अवस्था में वनों तथा फसलों का उगाना लगभग असंभव हो जाता है, इसलिए इस बायोम को न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कथन कौन सा ऊसर मिट्टी के संबंध में है? ठीक है, चूने का प्रयोग इसे सुधारा जा सकता है। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है और इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। तो ऊसर मिट्टी के बारे में बताना है, इसमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें से, तो देखिए चूने का प्रयोग करके इसे सुधार नहीं सकते हैं, तो आंसर आपका पहला तो इसमें गलत हो जाएगा कथन। दूसरा जो है तो पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो सही है। ऊसर का जो ऊसर मिट्टी होता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तीसरा भी सही है, इसमें धान की फसल उगाई जा सकती है। तो 2 और 3 इसके सही हो जाएंगे, पहला गलत हो जाएगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीसोल क्या है? एंटीसोल बताना है क्या होता है। एंटीसोल जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नव विकसित मिट्टी जो बिना किसी प्राकृतिक संस्करण वाली मृदा होती है उसे एंटीसोल कहा जाता है, और ये जलोढ़ मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? जलोढ़ मिट्टी में पाए जाते हैं, तो आंसर ए पार्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मृदा में जैविक पदार्थ की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है? इनमें से तो इसमें अगर देखा जाए तो हिस्टोसॉल है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हिस्टोसॉल में जैविक पदार्थ की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो वन महोत्सव मनाते हैं जुलाई के महीने में, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और 1960 के दशक में यह पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक परिवेश के प्रति संवेदनशील को अभिव्यक्त करने वाला एक आंदोलन था। उसमें तत्कालीन मंत्री थे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, उन्होंने इसका सूत्रपात किया था, और वन महोत्सव की शुरुआत जो है 1950 जुलाई के पहले सप्ताह 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के मध्य जो है किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया? पारितंत्र शब्द का गठन की अगर हम बात करेंगे तो टांसले व्यक्ति थे, 1935 में इन्होंने पारितंत्र शब्द का जो है गठन किया था। पारितंत्र शब्द का शब्द प्रयोग किया गया था और इन्हें ही पारिस्थितिकी तंत्र के जनक के रूप में जाना जाता है, जबकि अर्नेस्ट हैकेल ने इकोलॉजी शब्द का जो है प्रयोग किया था। ठीक है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था 1866 में। और हम्बोल्ट की अगर हम बात करें तो हम्बोल्ट कौन थे? भूगोलवेत्ता थे। संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र इसमें से क्या है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो सागर होता है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र जो होता है उसे इकोसिस्टम कहते हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं? प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक की बात करेंगे तो सभी जीव आते हैं। ठीक है, भू आकृति कारक आते हैं, जलवायु कारक आते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ये सभी। पेड़ों की कटाई घटाती है, क्या घटाती है? तो पेड़ों की कटाई में अगर हम बात करेंगे तो वर्षा जो है घटाती है, तो आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पेड़ों के कटने से वर्षा कम होता है, वर्षा पर प्रभाव पड़ता है, वर्षा जो है नहीं होती है, तो आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, वनोन्मूलन जो होता है नहीं सही है इसके बारे में। निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? इनमें से अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जैव विविधता की बात करें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायो में पाई जाती है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? सामाजिक वानिकी के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास के ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन करना सामाजिक वानिकी कहलाता है। इसका मतलब उद्देश्य होता है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और सामाजिक वानिकी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1976 से हुई थी, याद रखिएगा। कौन सा वन्य जीव क्षेत्र हंगुल मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से तो वो है दाचीगाम क्षेत्र, ठीक है। दाचीगाम वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, और ये जो है रेनेडियर प्रजाति का एक हिरण होता है, और अब यह केवल कश्मीर में स्थित है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान वहीं पर ही ये बचा हुआ है, तो आंसर इसका दाचीगाम हो जाएगा वन्य उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पक्षियों का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन हिलाते हैं। इसका कारण यह है, इसका कारण क्या है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए, अधिकांश पक्षी जो अपना गर्दन हिलाते हैं, इसका क्योंकि अधिकांश पक्षियों में नेत्र क्या होते हैं? स्थिर होते हैं और घुमा नहीं सकते, तो इसलिए वो अपनी गर्दन हिलाते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं? इनमें से कौन सा पक्षी ऐसा है जिसके नर और उसके मादा यानी कि मेल और फीमेल दोनों एक समान होते हैं दिखने में? तो अगर हम बात करें इसमें, तो बुलबुल जो है इसके नर और मादा दोनों दिखने में समान होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक कौन सा है इनमें से? फसल चक्र के लिए प्रभावी की अगर हम बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी मृदा, जलवायु, सिंचाई का प्रबंध सभी फसल चक्र के लिए कारक होते हैं, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। खड़ी फसल कटने से पूर्व उस खेती में दूसरी फसल की बुआई को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको अगर हम आंसर की बात करें तो ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहते हैं, ओवरलैपिंग फसल कहते हैं, या अगर हम बात करें बहुफसली कार्यक्रम को ही रिले क्रॉपिंग कहा जाता है, जिसका आशय एक वर्ष में एक ही खेत में 4 फसलें लेना है, ठीक है। कहीं कहीं से ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहते हैं, या फिर रिले क्रॉपिंग और बहुफसली कार्यक्रम, ये सभी याद रखिएगा, सभी एक समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं किस राष्ट्रीय उद्यान में? ये बताना। तो वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। कहाँ पर पाया जाता है? ये असम में मतलब असम में स्थित है उद्यान। अगला प्रश्न है, जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है इनमें से? तो इसमें से अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। शेर जो है हिमालय क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है, क्या तो शेर जो होता है हिमालय क्षेत्रों में नहीं मिलता, ठीक है। शेर जो है गिर यानी कि गुजरात गिर में शेर पाया जाता है, बाकी भारतीय गंडा असम में, बाघ बंगाल में, हाथी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के वर्षा वन में पाए जाते हैं। कोरिंगा गरान वन कहाँ है? कोरिंगा गरान वन की अगर हम बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में है। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? भारत के पहले आरक्षित वन की बात करेंगे तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि पहला यह आरक्षित वन था। 1927 में ये जो है इस शब्द का सबसे पहले उपयोग भारतीय वन अधिनियम 1927 में हुआ था। भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में से इसमें से भारतीय राज्य में किस भारतीय राज्य में बाघ रक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या सबसे अधिक है? इनमें से बताना, तो मध्य प्रदेश में होगा। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वन दरोगा का कर्तव्य बताना है क्या होता है? इसमें से ऑप्शन बताना है। वन दरोगा कर्तव्य, वन दरोगा कर्तव्य जो होता है वन कर्मियों की कार्य की निगरानी करना सही है, जंगल में अवैध रूप से किए जाने वाले शिकार को रोकना भी सही है, जंगली जानवरों की देखरेख करना भी सही है। तो उपयुक्त तो सभी आंसर सही हो जाएगा इसका डी पार्ट, ठीक है। ये सारे वन दरोगा के कार्य होते हैं, कर्तव्य होते हैं। पर्यटन की इजाज़त प्रायः किसमें नहीं होती? तो पर्यटन की इजाज़त जो प्रायः अगर हम बात करें तो वो राष्ट्रीय उद्यान में नहीं होती। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 कब हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन 1992 जो है ये रियो डी जनेरियो में हुआ था। 1992 में ही हुआ था। रियो डी जनेरियो कहाँ पर है? ब्राज़ील में है, तो वहीं पर हुआ था। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मृदा का परत अपरदन प्रायः क्या होता है? मृदा का परत जो अपरदन होता है प्रायः होता है किससे होता है ये बताना है। तो वो होता है वाह्य जल से। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय हॉटस्पॉट धनी है। भारतीय हॉटस्पॉट किसका धनी किसमें धनी है बताना है। तो भारतीय हॉटस्पॉट जो है पुष्पीय पादप, विशेष क्षेत्रीय पादप जातियाँ, सरीसृप, उभयचर और कुछ स्तनधारियों में सभी में धनी है, सभी प्रकार में। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन किया। ये प्रैक्टिस था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपके कितने 100 में से कितने जो है सही हैं जा रहे हैं। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने वीडियो दोस्तों में जो है ये शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए एंड करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।